Today we will discuss about shifting of the signal. Suppose एक given signal है ft, तो इसका हम डिफरेंट शिफ्टिंग पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ 80 से। तो एफ ऑफ 80 टाइम स्केलिंग में क्या होता है, जब हमें एफ टी पता हो और एफ ऑफ 80 हमें प्लॉट करना हो या टाइम स्केलिंग करना हो, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड ईच टाइम इंस्टेंट ऑफ द टाइम एक्सिस ऑफ एफ टी बाई ए टू फाइंड एफ ऑफ 80। तो जो टाइम एक्सिस होगा एफ ऑफ टी है, तो जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस होगा। तो टाइम एक्सिस को हम डिवाइड करेंगे ए से, तो हमें मिलेगा एफ ऑफ 80। तो जब हम डिवाइड करेंगे, मान लीजिए हमारा सिग्नल 1 to या 2 to 4 है, 2 to 4 है हमारा सिग्नल, और हमें एफ ऑफ 2t ए की वैल्यू 2 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ए से डिवाइड करेंगे हर एक टाइम इंस्टेंट को। तो हमारा सिग्नल 2 to 4 है सपोज, तो हम 2 to 4 को डिवाइड करेंगे बाई 2, क्योंकि हमें एफ ऑफ 2t पता करना है। तो हमारा न्यू सिग्नल जो होगा एफ ऑफ 2t वो 2 डिवाइडेड बाई 2 से लेके 4 डिवाइडेड बाई 2 तक हो जाएगा, मतलब 1 to 2 हो जाएगा। ओरिजिनली हमारा एफ ऑफ टी सिग्नल कहाँ से कहाँ तक था, 2 to 4 था। अब हमारा एफ ऑफ 2t में सिग्नल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1 to 2 हो जाएगा। तो 2 to 4 से शिफ्ट होके 1 to 2 पे चला आया। तो ये टाइम स्केलिंग हो गया। मतलब टाइम स्केलिंग में क्या होगा, या तो एक्सपेंड होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हमारे सिग्नल का शेप चेंज हो जाएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो एक्सपेंड होगा। नेक्स्ट है टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग दो तरीके का है। एक है एडवांस, जो कि लेफ्ट शिफ्टिंग होता है बाई ए, यदि एफ ऑफ टी प्लस ए है तो एफ ऑफ टी प्लस ए है तो टाइम शिफ्टिंग होगा, ये एडवांस होगा। एडवांस मीन्स ये प्लस है, प्लस सिग्नल है, तो ये एडवांस हो गया। एंड ये एफ ऑफ ए टी हमें फाइंड करना है। यदि हमें एफ ऑफ टी पता है, एफ ऑफ टी प्लस ए हमें फाइंड करना है, तो हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे एफ ऑफ टी बाई ए, मतलब एफ ऑफ टी को ही हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाई अमाउंट ए। ठीक है। तो ऐसे ही एक दूसरी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है राइट शिफ्ट। इसको हम एफ ऑफ टी माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ ऑफ टी हमें पता है और हमें एफ ऑफ टी माइनस ए फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिग्नल में डिले कर देंगे बाई अमाउंट टी। डिले कैसे करेंगे, डिले करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ टी जो है ए अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगा। सपोज हमारा एफ ऑफ टी सिग्नल 2 to 4 है, हमारा एफ ऑफ टी सिग्नल 2 to 4 है, और उसको हम एफ ऑफ टी माइनस 2 से शिफ्ट कर रहे हैं, या ठीक है, तो 2 से शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा राइट शिफ्ट होगा। एफ ऑफ टी माइनस 2 राइट शिफ्ट होगा बाई अमाउंट 2। तो हमारा एफ ऑफ टी 2 to 4 था, तो 2 यूनिट से राइट शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, 2 जो था वो 4 पे चला जाएगा, जो 4 था वो 6 पे चला जाएगा। तो हमारा सिग्नल अब क्या हो जाएगा, 4 to 6 हो जाएगा। एफ ऑफ टी कहाँ से कहाँ तक था, 2 to 4 था, एफ ऑफ टी माइनस ए 4 to 6 हो गया। तो ये क्या हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो ये भी एक तरीके का टाइम स्केलिंग है। ऐसे ही यदि हमें एफ ऑफ टी प्लस ए फाइंड करना होता, एफ ऑफ टी प्लस 2 फाइंड करना होता, तो क्या होता, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है बाई अमाउंट 2। तो हमारा एफ ऑफ टी यदि 2 to 4 दिया होता, और उसमें हम एफ ऑफ टी प्लस 2 फाइंड करते हैं, तो क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बाई अमाउंट 2। तो 2 to 4 सिग्नल 2 लेफ्ट शिफ्ट होगा बाई 2 यूनिट, तो क्या होगा, 0 पे पहुंच जाएगा। 4 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा तो कहाँ पे पहुंचेगा, 2 पे। तो हमारा एफ ऑफ टी प्लस 2 सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट होगा, 0 to 2 पे। तो टाइम शिफ्टिंग में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, केवल लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट। सेम सिग्नल जो एफ टी सिग्नल है, सेम सिग्नल या तो लेफ्ट शिफ्ट होगा या तो राइट शिफ्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट शिफ्टिंग है
टाइम रिवर्सल, इसको बोलते हैं एफ ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो एफ ऑफ टी हमें पता है, एफ ऑफ माइनस टी फाइंड करना है, तो इसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल। तो ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये एफ ऑफ टी पता है, तो एफ ऑफ माइनस टी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मिरर इमेज लेते हैं एफ ऑफ टी का अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अराउंड यदि हम मिरर इमेज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस टी पता हो जाएगा। तो हम इससे टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि हमें एफ ऑफ टी पता है तो एफ ऑफ ए टी फाइंड कर सकते हैं। एफ ऑफ ए टी फाइंड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग ईच टाइम इंस्टेंट ऑफ द टाइम एक्सिस विथ ए। एफ ऑफ टी प्लस ए फाइंड कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग द सिग्नल एफ टी टू द लेफ्ट बाय अमाउंट ए। एंड एफ ऑफ टी माइनस ए फाइंड कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग द सिग्नल एफ ऑफ टी बाय टू द राइट बाय अमाउंट ए। एंड एफ ऑफ माइनस टी फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग द मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। सो चारों प्रॉपर्टी को हम एक एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज ये हमारा एफ ऑफ टी है, तो ये एफ ऑफ टी हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर पल्स है फ्रॉम -1 to 2, कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड 1। तो ये हमारा एफ ऑफ टी हो गया। अब हमें पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ 2t प्लस एफ ऑफ टी बाई 2 फाइंड करना है, इसका ग्राफ कैसा होगा। यदि एफ ऑफ टी ऐसा है तो एफ ऑफ 2t प्लस एफ ऑफ 2t एंड एफ ऑफ टी बाई 2 कैसा होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पहले टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं कि एफ ऑफ ए टी का ग्राफ कैसा होगा। यदि एफ ऑफ टी का ग्राफ ऐसा है तो एफ ऑफ ए टी का ग्राफ कैसा होगा। हमने बोला कि एफ ऑफ ए टी जो है ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो हर एक टाइम इंस्टेंट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय अमाउंट ए। ये ए अमाउंट से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा देखिए टाइम एक्सिस में -1 से 2 के बीच में ही हमारा ग्राफ था। इसके इधर 0, इसके इधर 0। तो इधर जो है डिवाइड करने से ए से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो डिवाइड होता है वो एक्चुअली होल एक्सिस, टाइम एक्सिस डिवाइड होता है। तो इधर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके -1 के लेफ्ट फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन फुल होगा -1 और 2 के बीच में। तो -1 को डिवाइड करेंगे ए से तो कहाँ पे जाएगा, -1 बाई ए। 2 को डिवाइड करेंगे ए से तो ये कहाँ पे जाएगा, 2 बाई ए। ठीक है, तो ये एफ ऑफ ए टी का ग्राफ होगा कहाँ से, -1 बाई ए से 2 बाई ए। एफ ऑफ टी में पहले कहाँ से कहाँ तक था, -1 से 2 था। अब एफ ऑफ ए टी में कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 अपॉन ए से 2 अपॉन ए, बाकी जगह 0 होगा। ठीक ऐसे ही अब हमें एफ ऑफ 2t का ग्राफ प्लॉट करना है। एफ ऑफ 2t का ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमने बोला कि एफ ऑफ ए टी में टाइम एक्सिस को डिवाइड करेंगे बाई ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो ये देखिए एफ ऑफ टी में -1 से 2 था, -1 को हमने डिवाइड किया 2 से, क्योंकि एफ ऑफ 2 हमें प्लॉट करना है, एंड 2 को डिवाइड किया 2 से। ठीक है, तो ये हमारा आया -0.5 से लेके 1 तक। ठीक, एफ ऑफ टी हमारा कहाँ से कहाँ तक था, -1 से 2। एफ ऑफ 2t हमें कहाँ से कहाँ तक मिला, -0.5 से लेके 1 तक। तो ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 1 है। तो a की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विड्थ था ये कितना था, 3 था। यहाँ पे विड्थ कितना हो गया, यहाँ पे कितना, इधर 1, इधर 0.5, तो ये 1.5, मतलब कि 2 टाइम्स श्रिंक हो गया, 2 टाइम्स श्रिंक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब हमें एफ ऑफ टी बाई 2 को प्लॉट करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, जो t के साथ मल्टीप्लाई है कांस्टेंट, वो है a इक्वल टू 1/2। तो ये एफ ऑफ ए टी के फॉर्म में देखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो एफ ऑफ टी बाई 2 को प्लॉट करने के लिए हमने क्या बोला कि जो a की वैल्यू है वो एफ ऑफ टी में सारे टाइम इंस्टेंट को हम डिवाइड करेंगे बाई a। तो a की वैल्यू 1/2 है, तो एफ ऑफ टी -1 और 2 के बीच में था, तो -1 को डिवाइड किए हम 1/2 से, एंड 2 को डिवाइड किए 1/2 से। तो ये कहाँ पे चला गया,
-2 पे और ये 4 पे। अब देखिए ये जो था हमारा -1 to 2, ये हमारा जो है विड्थ कितना था, 3 था। अब यहाँ पे हमें कितना विड्थ मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। पहले 3 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया, ये एक्सपेंड हो गया। तो जब a की वैल्यू <<1 होगी तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो हमने एग्जांपल में देखा कि f ऑफ t हमें प्लॉट हमें गिवन है, तो हम f ऑफ 2t और f ऑफ t/2 जब a की वैल्यू <<1 हो और a की वैल्यू <<1 हो तो कैसा प्लॉट होगा। और a की वैल्यू तो हमने पाया कि a की वैल्यू यदि <<1 है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, a की वैल्यू <<लेस देन है तो एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दैट इज टाइम शिफ्टिंग, f ऑफ t प्लस a। ठीक है, तो ये f ऑफ t सेम फंक्शन हमने लिया है -1 से 2, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड 1। तो हमें फाइंड करना है f ऑफ t प्लस 2 को। तो t प्लस 2 को फाइंड करने के पहले हमने फाइंड करने की कोशिश की कि एक जनरल तरीके से हम कैसे इसको डील करेंगे। तो f ऑफ t हमें पता है, तो हमने पता किया f ऑफ t प्लस a। तो f ऑफ t प्लस a को फाइंड करने के लिए देखिए क्या करना है हमें, ये जो t प्लस a है इसको हमने इक्वेट करा देना है 0 से। t प्लस a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो t की वैल्यू आई -a। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक टाइम इंस्टेंट को हमें ऐड करना है t इक्वल टू -a से, क्योंकि t प्लस a इक्वल टू 0 इक्वेट करने से t इक्वल टू -a आया। तो ये -a इसमें हम सारे टाइम इंस्टेंट में जोड़ देंगे, तो ये सिग्नल जो है शिफ्ट होके किसी एक दूसरी पोजीशन पे जाएगा। तो जो जाएगा वो जो ग्राफ होगा वो f ऑफ t प्लस a का होगा। तो देखिए पहले ये -1 और 2 पे था, तो हमने -1 प्लस -a ऐड कर दिया, और इसमें 2 में भी हमने -a ऐड कर दिया। तो f ऑफ t पता है, तो f ऑफ t प्लस a फाइंड करने के लिए इक्वेट टू 0 एंड जितना आया उतना ऐड करना है ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि f ऑफ t ये है, तो हमें f ऑफ t प्लस 2 फाइंड करना है। तो हमने t प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिया, t इक्वल टू -2 आ गया। तो हम हर एक टाइम इंस्टेंट में -2 ऐड कर देंगे। तो ये -1 में -2 ऐड किया, 2 में -2 ऐड किया, तो ये कहाँ पे चला गया, 0 पे, ये -3 पे। ठीक है, तो ये हमें शिफ्ट होके मिला -3 और 0 के बीच में। तो ये हमारा ग्राफ हो गया f ऑफ t प्लस 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तरीका बताया कि जो है t प्लस a है वो इक्वेट टू 0 जितना है टाइम एक्सिस में f ऑफ t में जोड़ के कर लो। या फिर एक सिंपल तरीका है, एक जनरल माइंड में सेट कर लीजिए कि f ऑफ t है और हमें f ऑफ t प्लस a फाइंड करना है या t प्लस 2 फाइंड करना है। तो प्लस है तो क्या होगा, एडवांस होगा। एडवांस होगा, एडवांस का मतलब क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा बाई अमाउंट 2 या बाई अमाउंट a। तो यहाँ पे t प्लस 2 है तो लेफ्ट शिफ्ट होगा बाई अमाउंट 2। तो अब देखिए ये जब लेफ्ट शिफ्ट होगा पूरा सिग्नल उठ के मतलब लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो जो 2 पे था 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा तो 0 पे, -1 है 2 यूनिट शिफ्ट होगा तो -3 पे, सेम चीज़ है। तो दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि हमें f ऑफ t माइनस a फाइंड करना है तो हमें f ऑफ t दिया हुआ है सेम सिग्नल -1 to 2, हमें फाइंड करना है t इज f ऑफ t माइनस 3। ठीक है, तो f ऑफ t माइनस 3 फाइंड करने के पहले हम f ऑफ t माइनस a फाइंड करके देखते हैं कि एक जनरल कैसा होगा इसका ग्राफ। तो f ऑफ t माइनस a प्लॉट करने के लिए हम t माइनस a इक्वल टू 0 करेंगे। t इज इक्वल टू कितना आएगा, a। फिर इस a को हम ईच टाइम इंस्टेंट ऑफ द एफ टी में, ईच टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्सिस में हम f ऑफ t के उसमें ऐड करेंगे।
तो -1 से 2 के बीच में था, तो इसमें हमने +1 प्लस ए ऐड कर दिया। तो ये अब -1 से शिफ्ट होके -1 प्लस ए पे चला गया, 2 से शिफ्ट होके 2 प्लस ए पे चला गया। तो वो जहाँ पे जाना है चला जाएगा। ऐसे ही, क्योंकि ए तो मतलब फिक्स नहीं है ना, जब हम ए फिक्स कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू 3 हो गया, तो एफ ऑफ टी माइनस 3 को प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, एफ ऑफ टी माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ पे टी इक्वल टू 3 आ गया। तो हम बोल रहे हैं कि जितना आए टी उतना टाइम एक्सिस में हर एक इंस्टेंट पे ऐड कर दीजिए। तो ये जो पहले -1 था, अब 3 इसमें ऐड करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, -1 प्लस 3। 2 में हम 3 ऐड कर दिए तो 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 2, और ये 5। तो ये देखिए ये शिफ्ट होके कहाँ पे चला गया, 2 और 5 पे। एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए विड्थ, यहाँ पे विड्थ कितना था, 3 था। यहाँ पे भी विड्थ कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे भी विड्थ 3 था, यहाँ पे भी विड्थ 3 था। ये जब हम एफ ऑफ टी से एफ ऑफ टी माइनस ए या एफ ऑफ टी माइनस 3 करेंगे तो सेम विड्थ होगा। केवल क्या होगा, सिग्नल का शिफ्टिंग होगा राइट साइड, या इसमें एफ ऑफ टी में इसमें भी कितना था, 3 था। और ये शिफ्ट होने के बाद जो हमने एफ ऑफ टी प्लस 2 निकाला, तो इसका भी विड्थ कितना था, 3 था। तो हम एफ ऑफ टी प्लस ए फाइंड करें या टी माइनस ए फाइंड करेंगे, उसमें विड्थ में डिफरेंस नहीं होगा। क्या होगा डिफरेंस, केवल या तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा या तो राइट शिफ्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा टाइम शिफ्टिंग में नहीं हो रहा था। टाइम शिफ्टिंग में क्या था, इसका विड्थ 3 था तो इसका विड्थ कभी 1.5 हो जा रहा था, इसका विड्थ 3 था तो कभी 6 हो जा रहा था। इसका मतलब कि टाइम स्केलिंग में कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपेंड होगा, लेकिन टाइम शिफ्टिंग में या तो लेफ्ट शिफ्ट होगा सेम सिग्नल, या तो राइट शिफ्ट होगा सेम सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल सेम सिग्नल लिया, -1 से 2, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड 1। टाइम रिवर्सल करना है तो इस एफ ऑफ माइनस टी फाइंड करना है टाइम रिवर्सल करके। तो क्या करना है, ये जो इस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट हमें मिरर इमेज लेना होगा। अब इसके अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे तो ये हमें 0 से 2 मिल रहा था, तो ये मिरर इमेज होके इधर आएगा, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 to 0। और ये जो था -1 से 0 था, तो ये इस साइड आएगा तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 to 1। तो ये 0 to 1, तो मिरर इमेज ले लिए, टाइम रिवर्सल मिल गया। ठीक है, तो इन सब प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें एफ ऑफ टी यदि गिवन हो तो हमें एफ ऑफ ए टी फाइंड कर सकते हैं, एफ ऑफ टी प्लस ए फाइंड कर सकते हैं, एफ ऑफ टी माइनस ए फाइंड कर सकते हैं, और एफ ऑफ माइनस टी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम सारे एक दूसरा एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ टी है -1 से 2 के बीच में। ठीक है, -1 से 2 के बीच में, और ये 2 पे वैल्यू है 3। तो इसका स्लोप कितना हुआ, देखिए इस पॉइंट पे कोई पूछे कि वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट पे वैल्यू, क्योंकि हमें जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो आपको इसके हर एक पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी वो निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, देखिए एक जनरल और सिंपल रूल हम बताते हैं। इसका स्लोप देखिए कितना है, इसका स्लोप है y में कितना है 3 और x में कितना है 3। इस लाइन का y एम्पलीट्यूड कितना है, स्लोप निकालने के लिए y बाई एक्स ही तो करते हैं ना। तो y है 3, x है 3, तो इसका स्लोप हो गया 1। स्लोप 1 होने का मतलब क्या हुआ कि यदि ये x में 1 यूनिट चलेगा, x में 1 यूनिट चलेगा तो y में भी 1 यूनिट चलेगा। स्लोप का मीनिंग ये होगा। यदि स्लोप 2 होता, इसका मीनिंग क्या होता,
x की वैल्यू 1 चलते हैं तो y में कितना शिफ्ट होता, 2 का शिफ्ट होता, स्लोप 2 का मीनिंग। यदि इसी लाइन का स्लोप 3 होता तो हम इस पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, x में शिफ्ट करते 1 से तो हमें y में ऑटोमेटिक शिफ्ट मिलता 3 का, क्योंकि इसका स्लोप 3 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि यदि हमें एफ ऑफ टी गिवन है -1 से 2 के बीच में और इसका 2 पे एम्पलीट्यूड है 3, -1 पे है 0, तो इसको हमें फाइंड करना है x ऑफ -t, x ऑफ 2t, x ऑफ t - 2, x ऑफ t + 3, x ऑफ 2t + 3, x ऑफ 2t - 2, x ऑफ -2t + 1। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ -t फाइंड करना है तो क्या करना होगा, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लीजिए। तो ये कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 2 था, तो इधर हमें कितना कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, -2 to 0 मिलेगा। और यहाँ पे 2 पे एम्पलीट्यूड कितना था, 3 था, तो यहाँ पे 2 पे एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और ऐसे ही ये वाला शिफ्ट होके -1 से 0 था तो ये 0 से 1 चला जाएगा, 1 पे वैल्यू 0 था तो 0 हो जाएगा, इसको मिला देंगे, ये वैल्यू सेम 1 हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड है x ऑफ 2t, तो x ऑफ 2t मतलब x ऑफ at हमें फाइंड करना है। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने x ले लिया, ये f होना चाहिए, हर जगह f होना चाहिए क्योंकि ये f ऑफ t है ना, तो ये हम x ऑफ -t लिख दिए हैं, तो ये सारा f होना चाहिए। फंक्शन ऑफ 2 - t, ये फंक्शन ऑफ -2t + 1, ऐसे ऐसे सारा, ये जो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ f होना चाहिए। तो हमने बताया कि f ऑफ 2t फाइंड करना है तो हर एक टाइम इंस्टेंट को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो -1 को डिवाइड करेंगे 2 से -1 को डिवाइड करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, 0.5 पे, और ये 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये जाएगा 1 पे, तो -0.5 1, ये -1 से 2 जो था वो शिफ्ट होके -0.5 से 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है इसके बाहर जो कांस्टेंट नहीं है तो मतलब 1 है। यदि हम 2 करते हैं तो ये 3 से 6 हो जाता है, इसका एम्पलीट्यूड इसके बाहर जो मल्टीप्लाई होगा, जैसे मान लीजिए 2x 2t, तो ये x 2t में एम्पलीट्यूड 2 होता, 2 में कितना हो जाता, 6 हो जाता, या फिर 1/2 होता तो कितना हो जाता, 3 का 1.5 हो जाता। तो जनरली इसमें कुछ नहीं दिया है तो मतलब 1 है तो मतलब सेम एम्पलीट्यूड है, सेम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो इसमें एम्पलीट्यूड शिफ्ट चेंज नहीं होगा, केवल शिफ्टिंग होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ a की वैल्यू >2 है, >1 है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब हमें f ऑफ t - 2 फाइंड करना है, तो जैसे हमने बताया कि t - 2 = 0 कर लो, t = 2 आ जाएगा, हर एक टाइम इंस्टेंट में जोड़ दो, तो -1 में 2 ऐड करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, 1 पे, और ये 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 पे। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि जो है f ऑफ t - 2 किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, कितने यूनिट से शिफ्ट होगा, 2 से शिफ्ट होगा, तो इसको आप मैनुअली उठा के 2 यूनिट शिफ्ट कर दो, जो -1 पे होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और ख़त्म किस पे होगा, 4 पे होगा। वैसे कर लीजिए या फिर ऐसे, मतलब दोनों तरीके से सोच सकते हैं। ऐसे ही f ऑफ t + 3 मतलब क्या होगा, ये एडवांस हो रहा है, एडवांस है कि मतलब लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा, लेफ़्ट साइड मतलब 3 यूनिट से शिफ्ट होगा, तो ये लेफ़्ट साइड -1 पे था तो 3 यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, -4 पे, और 3 यूनिट शिफ्ट होगा तो कहाँ पे जाएगा, -1 पे। एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे, तो यहाँ तक तो हम पहले ही बता चुके थे। नेक्स्ट है x ऑफ 2t + 3, इसमें कैसे करेंगे, इसमें हमें दो प्रॉपर्टी एक साथ लगानी होगी। देखिए, हमें xt पता है, और हमें पूछा जा रहा है कि इसका ग्राफ बताइए।
तो सबसे पहले हम xt से क्या पता करेंगे। देखिए ये आसान फ्लो है, ये ज़रूरी नहीं कि केवल यही एक मेथड है। अब आप दूसरी प्रॉपर्टी मतलब सेम सीक्वेंस नहीं फॉलो करके दूसरे सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरी बातों को ध्यान रख के करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आप मैनुअली इस प्रोसेस को यूज़ करके बिना एरर के आप काम कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे xt है तो इसमें आप 2 को अभी इग्नोर कर दीजिए, क्या है t+2। तो आप xt से xt+3 में शिफ्ट कर दीजिए टाइम शिफ्टिंग करके। फिर इस फंक्शन में t की जगह 2t कर देंगे तो ये सेम फंक्शन मिल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, टाइम स्केलिंग कर देंगे। कहने का मतलब xt में हम टाइम शिफ्टिंग कर दिए, ठीक है। टाइम शिफ्टिंग कैसे किए, t को रिप्लेस किए t+3 से, तो ये मिल गया। ये हम पता कर सकते हैं t+3 मतलब लेफ्ट शिफ्ट होगा 3 यूनिट से, और ये t+3 से शिफ्ट होके 2t+3 मतलब t को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया 2t से। इसका मतलब ये क्या हो गया, टाइम स्केलिंग हो गया। तो इस सिग्नल का हम टाइम स्केलिंग कर देंगे, xt से टाइम शिफ्टिंग करके ये सिग्नल पता कर लेंगे। इस सिग्नल में टाइम स्केलिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे t से 2t में शिफ्ट हो रहा है, तो टाइम स्केलिंग करके हम x 2t+3 फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए xt हमारा -1 से 2 था, -1 से 2 था, एम्पलीट्यूड था 3। इसको हमने टाइम शिफ्टिंग किया +3 यूनिट, मतलब +3 मतलब लेफ़्ट शिफ्ट होगा 3 यूनिट। तो ये 2 जो था 3 यूनिट्स होगा तो -1 पे चला जाएगा, -1 है 3 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा तो कहाँ पे जाएगा, -4। मतलब -4 और -1 के बीच में ये स्ट्रेट लाइन होगा, एम्पलीट्यूड 3 होगा। अब इसमें ये हमें xt+3 मिल गया। अब xt+3 में टाइम स्केलिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, तो हम ईच टाइम इंस्टेंट में 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे -4 था तो -4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये -2 मिल गया। -1 को हमने 2 से डिवाइड किया तो -0.5 मिल गया, ठीक है। तो ये x 2t+3 फाइंड करने के लिए हमने टाइम स्केलिंग की, फिर टाइम शिफ्टिंग किया, फिर टाइम स्केलिंग किया, तो हमें ये मिल गया। अब जैसे x 2t-2 फाइंड करना है तो सेम xt से हम कहाँ पे जाएं, इस 2 को भी इग्नोर कर दीजिए, t-2 हम फाइंड कर लेंगे। तो x t-2 मतलब टाइम शिफ्टिंग राइट शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे हम t की जगह 2t डाल दें तो ये सेम सिग्नल मिल जाएगा। तो मतलब इस सिग्नल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हम इससे ये प्लॉट कर लेंगे, फिर इसमें टाइम स्केलिंग बाई फैक्टर 2 कर देंगे, तो ठीक है। तो सपोज़ ये हमारा xt था -1 से 2, इसमें हमने टाइम शिफ्टिंग करके xt-2 प्लॉट किया तो ये 2 यूनिट शिफ्ट हो गया। मतलब -1 था तो ये 1 पे चला गया, 2 था तो 4 पे चला गया, तो 1 to 4 पे एक स्ट्रेट लाइन, 4 पे वैल्यू 3, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, t को 2t से रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे t को रिप्लेस किया गया है 2t से। इसका मतलब टाइम शिफ्टिंग है बाय यूनिट 2। तो हम हर एक टाइम इंस्टेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 होगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, और एम्पलीट्यूड 2 पे 3 ही होगा, ठीक है। तो इस सिग्नल को भी प्लॉट करने के लिए डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, एक बार पहले हम टाइम शिफ्टिंग करके x ऑफ t-2 प्लॉट करेंगे, फिर इसमें टाइम स्केलिंग करके x 2t-2 प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सिग्नल है x -2t+1। इसमें देखिए माइनस आ गया तो हमें एक और स्टेप आ गया रिवर्सल वाला। तो यदि ये माइनस नहीं होता तो हम क्या करते हैं, पहले xt से xt+1 फाइंड करते हैं, फिर t+1 से x 2t+1 फाइंड करते हैं, तो हो जाता। यहाँ पे माइनस आ गया
तो एक और स्टेप बढ़ गया। इसका मतलब कि xt से हम फाइंड करेंगे, xt से फाइंड करेंगे xt+1 टाइम स्केलिंग करके, फिर xt+1 से x2t+1 फाइंड करेंगे टाइम, वो यहाँ पे हमने क्या बोला, xt से xt+1 फाइंड करेंगे टाइम शिफ्टिंग करके, फिर इसमें टाइम स्केलिंग करेंगे बाई फैक्टर 2। तो ये टाइम स्केलिंग करके x2t+1 मिल जाएगा। फिर इसमें यदि हम केवल t को -t से रिप्लेस कर दें, t को रिप्लेस कर दें -t से, तो ये सेम x -2t+1 मिल जाएगा। इसका मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है वही मिल जाएगा। तो xt में टाइम स्केलिंग, फिर टाइम शिफ्टिंग, फिर टाइम स्केलिंग, देन टाइम रिवर्सल करके हमें रिक्वायर्ड सिग्नल मिल सकता है। तो देखिए xt हमारा सेम सिग्नल है -1 से 2 के बीच में 1 स्लोप का लाइन है, ठीक है। तो हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे xt+1 फाइंड करने के लिए, मतलब लेफ्ट शिफ्ट होगा बाई यूनिट 1। तो जो 2 पे था वो 1 पे आ जाएगा, एम्पलीट्यूड 3, ठीक है। जो -1 पे था वो -2 पे आ जाएगा। ये हो गया xt+1। अब हमें xt+1 से x2t+1 मतलब कि टाइम स्केलिंग करना है बाई फैक्टर 2। तो इसको हमने डिवाइड करना है, -2 को 2 से डिवाइड करना है तो -1 हो जाना है, 1 को डिवाइड करना है 2 से तो 0.5 हो जाना है, एम्पलीट्यूड 3 सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, केवल शिफ्टिंग हुआ है, क्योंकि ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाए थे। यहाँ पे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाए तो देखिए ये -2 से 1 था, तो ये -1 से 0.5, मतलब ये विड्थ इसका चेंज हो गया, तो ये हो गया टाइम स्केलिंग। अब हमें क्या करना है, x2t+1 से x -2t+1 पर फाइंड करना है, मतलब t को -t से रिप्लेस करना है। इसका मतलब कि इसमें टाइम रिवर्सल कर दें तो ये हमें मिल जाएगा। टाइम रिवर्सल करेंगे तो ये 0 से 5 वाला 0 से -5 चला जाएगा, और 0 से -1 वाला 0 से 1 चला जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा सिग्नल, ठीक है। तो ऐसे ही हमें 3 स्टेप में करना पड़ा x ऑफ -2+1। तो जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को लगाना पड़े, ठीक है, एक से ज़्यादा शिफ्टिंग करना पड़े, तो जो प्रीफर्ड शिफ्टिंग सीक्वेंस है वो है, पहले हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे, फिर टाइम स्केलिंग करेंगे, फिर टाइम रिवर्सल करेंगे, ठीक है। इससे करेंगे तो कोई एरर होने का चांस नहीं होगा, ठीक है। तो फॉलो दिस सीक्वेंस टू अवॉइड एनी मिस्टेक। टाइप्स ऑफ द सिग्नल, ठीक है, रियल सिग्नल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल। ft=80, इसमें क्या है, केवल रियल पार्ट है, केवल रियल पार्ट है, तो ये रियल वैल्यूड सिग्नल हो गया। ft=80 + j bt है, इसमें रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल हो गया। तो रियल वैल्यूड सिग्नल में ओनली रियल पार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल में रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट होगा। जैसे ft=cos t हो गया, या ft=sin t हो गया, ये रियल वैल्यूड सिग्नल हो गया। लेकिन ft=e⁻ को हम लिखते हैं cos t + j sin t, ये कॉम्प्लेक्स्ड वैल्यू सिग्नल हो गया, क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों हो गया। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। यहाँ पे RT एक रैंप सिग्नल है, ये 0 to इन्फिनिटी तक 1 स्लोप के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये 0 to इन्फिनिटी के बीच में हर एक टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। इस कॉन्टिन्यूस सिग्नल को हम डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग ए प्रोसेस कॉल्ड सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में क्या होता है कि हर एक रेगुलर इंटरवल पे कंटिन्यूस सिग्नल का एम्पलीट्यूड पिक करके डिस्क्रीट सिग्नल उसको बनाते हैं। तो इसमें t=n/ts, मतलब कि जो रेगुलर इंटरवल है, या फिर इसको हम सैम्पलिंग ts=सैम्पलिंग इंटरवल बोलते हैं। तो सैम्पलिंग इंटरवल मतलब कि पहला सैंपल आएगा n=0 पे, ठीक है, दूसरा सैंपल आएगा ts पे,
दूसरा सैंपल आएगा 2TS पे, तीसरा 3TS पे, इस टाइप से सैंपल आएगा। तो इसमें जैसे ये कंटिन्यूस था तो जो सैम्पलिंग किए तो पहला सैंपल 0 पे आ गया क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू था। दूसरा सैंपल जो है TS पे आ गया, TS पे आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो TS पे ये वैल्यू आ जाएगा। 2TS पे मतलब ये TS हमारा विड्थ जो है इंटरवल, सैम्पलिंग इंटरवल वो फिक्स है। 0 से TS, TS से 2TS, 2TS से 3TS, ये हमारा इंटरवल फिक्स है। तो जो 2TS पे जो एनालॉग की वैल्यू थी ये वैल्यू डिस्क्रीट में हो गया। 3TS पे जो एनालॉग की वैल्यू थी वो 3TS पे डिस्क्रीट में हो गया। ऐसे ही 4TS, ऐसे ही जितने भी सैम्पलिंग इंटरवल्स हैं मतलब उस पर जो कंटिन्यूस सिग्नल की वैल्यू थी वो डिस्क्रीट में कंसिडर करते हैं। तो RT कोई कंटिन्यूस सिग्नल है तो उसमें हम T की जगह NTS रिप्लेस कर देते हैं और TS जो हमारा सैम्पलिंग इंटरवल है उसकी वैल्यू यूनिटी ले लेते हैं। तो ये हमारा RNTS से RN बन जाएगा और ये जो टाइम एक्सिस था NTS वो N बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0th सैंपल हो गया, 0th सैंपल का एम्पलीट्यूड 0 हो गया। फर्स्ट सैंपल हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया 1 क्योंकि यहाँ पे ये रैंप सिग्नल है तो इसका स्लोप 1 है। स्लोप 1 है तो मतलब 1 पे 1 देगा, 2 पे 2 देगा, 3 पे 3 देगा, 4 पे 4 देगा। तो फर्स्ट सैंपल था तो 1 पे 1 दिया, 2 पे 2 देगा, 3 पे 3 देगा, 4 पे 4 देगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सिग्नल हो गया ये डिस्क्रीट सिग्नल हो गया। डिस्क्रीट सिग्नल मीन्स n की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हर एक n के लिए कुछ न कुछ एम्पलीट्यूड होगा सिग्नल का अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूस सिग्नल। ठीक है, तो 0 पे एम्पलीट्यूड 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, इस टाइप से जो सिग्नल हो गया ये डिस्क्रीट सिग्नल हो गया। तो कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में सबसे बड़ा अंतर क्या है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल हर एक टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइंड होता है। डिस्क्रीट सिग्नल कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए ही डिफाइंड होता है। वो जो होगा 1 पे डिफाइंड होगा, 2 पे डिफाइंड होगा, 3। अब 0 एंड 1 के बीच में देखिए यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। या तो 0 पे एक वैल्यू है, 1 पे एक वैल्यू है, 2 पे एक वैल्यू। ये 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 जो इंटरवल है बहुत शॉर्ट होता है, ये बहुत शॉर्ट होता है, इस वजह से ये पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें कंटेन हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी सिग्नल है f ऑफ t, इसका सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करके हम t को NTS से रिप्लेस करते हैं तो ये f ऑफ NTS हो जाता है और TS की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये f ऑफ n डिस्क्रीट सिग्नल बन जाता है। तो f ऑफ t कंटिन्यूस सिग्नल हो गया, ये डिस्क्रीट सिग्नल हो गया। इस कंटिन्यूस सिग्नल में जो t वैल्यू है ये एनी रियल वैल्यू होगा, इसमें n जो होगा वो इंटीजर होगा केवल। ठीक है, ये जो t होगा f ऑफ t ये डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टाइम होगा और ये जो f ऑफ n होगा ये डिफाइंड ओनली फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ टाइम। ठीक है, ये एक सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में ये एक्सिस है, इसको हम बोलेंगे n, ये जो वैल्यू है f ऑफ n। तो ये जो हमेशा हम बिग ब्रैकेट में रखते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट में f ऑफ n रखते हैं। जो डिस्क्रीट सिग्नल है उसमें हम बड़ा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, छोटा वाला नहीं यूज़ करते हैं। f ऑफ बिग ब्रैकेट n। तो इसमें जो 0 पे सैंपल है वो 3/2 है, 1 पे कितना वैल्यू है, 2 है, 2 पे 1 है, -1 पे -1 है। ये एक सिग्नल है। अब कोई पूछे कि बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अब 3 पे नहीं कुछ बोला गया है, इसका मतलब कि 3 पे 0 है, 4 पे 0 है, उसके आगे हर एक पॉइंट पे 0 है। -1 के इधर -2 पे वैल्यू कुछ नहीं पता है, लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 एंड उससे लेस वैल्यूज़ के लिए सारा वैल्यूज़ 0 है। तो इस सिग्नल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ n जो स्टार्टिंग जहाँ से एम्पलीट्यूड स्टार्ट हो रहा हो, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है -1 एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड ही केवल बताएगा, ये केवल एम्पलीट्यूड बताएगा। देखिए -1, 3/2, फिर 2, फिर 1।
तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो गया -1, 0 पे एम्पलीट्यूड हो गया 3/2, 3/2, 1 पे एम्पलीट्यूड हो गया 2, 2, 2 पे एम्पलीट्यूड हो गया 1। तो ये एम्पलीट्यूड बता रहा है और ये ऐसे एरो हम लगा देते हैं, इसका मतलब कि ये वाला जो सैंपल है, ये वाला सैंपल ओरिजिन पे है। इसका मतलब कि ओरिजिन पे जो सैंपल है वो 3/2 का एम्पलीट्यूड है। तो देखिए जो ओरिजिन पे सैंपल है, अब ये ओरिजिन पे हो गया n=0 के लिए, तो इसका मतलब कि n=-1 के लिए सैंपल है -1, n=1 के लिए है सैंपल 2, n=2 के लिए है 1। तो इससे भी हम ये प्लॉट कर सकते हैं, इससे भी हम ये लिख सकते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं रैंप सिग्नल को इन डिस्क्रीट सिग्नल Rn होगा n व्हेन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अदरवाइज 0। तो Rn है, इसका मतलब कि 1 पे 1 देगा, 2 पे 2 देगा, 3 पे 3 देगा, 4 पे 4 देगा एंड 0 पे 0 देगा, क्योंकि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, ऐसे ही चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। और डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल un होगा 1 व्हेन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन n इज लेस देन 0। तो un में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा हर एक डिस्क्रीट सैंपल्स के लिए। 0 पे 1 होगा, 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, 1 होगा, 3 पे 1 होगा, ऐसे ही सारी वैल्यूज़ के पे n की सारी वैल्यूज़ के लिए 1 होगा, कांस्टेंट 1 होगा। ठीक है। अब देखिए un का हमने प्लॉट किया तो क्या आया, 0, 1, 2, 3, 4, ये n हो गया, ये un हो गया। ठीक है, हम un को प्लॉट कर रहे हैं तो 0 पे 1 होगा, 1 पे 1 होगा, 2 पे 1 होगा, 3 पे 1 होगा, 4 पे 1 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब हम कहें अब हम कहें 1, 2, 3, 4, अब हम कहें कि un-1, जैसे ही हम शिफ्टिंग अभी पढ़े हैं, तो n-1 का मतलब क्या हो गया, राइट शिफ्ट होगा बाय यूनिट 1। इसका मतलब कि ये सेम सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पे वैल्यू 1 था, यहाँ पे -1 पे वैल्यू कितना था, 0 था। तो ये वाला 0 शिफ्ट होके यहाँ पे 0 पे 0 हो जाएगा, जो 0 पे था वो 1 पे चला जाएगा 1, जो 1 पे था वो 2 पे चला जाएगा 1, जो 2 पे था वो 3 पे चला जाएगा, ऐसे ही ये शिफ्ट हो गया। तो un-1 का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक हो गया, n=1, 2, 3, 4 के लिए वैल्यू 1 हो गया, बाकी जगह 0 हो गया। ठीक है, ये आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही हम बोलें कि un+1, इसका मतलब un+1 प्लॉट करना है, un+1 प्लॉट करना है 1, 2, 3, 4, un+1 प्लॉट करना है। इसका मतलब कि ये लेफ्ट शिफ्ट होगा बाय यूनिट 1। किसको, un को शिफ्ट करेंगे 1 यूनिट लेफ्ट में, तो हमें un+1 मिल जाएगा। 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, जो 0, देखिए -1 पे 0 था, ये शिफ्ट होगा -2 पे तो भी 0 होगा, लेकिन 0 पे कितना था, 1 था, तो ये -1 पे अब 1 देगा, -1 पे 1 देगा। जो 1 पे था वो 0 पे आ जाएगा, ये भी 1 देगा। जो 2 पे था वो 0 पे आएगा, 1 पे आएगा, ये भी 1 देगा। जो 3 पे था वो किस पे आएगा, 2 पे आएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब इधर इस साइड तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा था, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा था। तो ये un का ग्राफ हो गया।
ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा था। यू एन माइनस वन का 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यू एन प्लस वन का -1 से इन्फिनिटी तक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है 1। अब हम आपको बोलें कि हम प्लॉट करना चाह रहे हैं यू एन माइनस वन, यू एन माइनस वन। तो यू एन का ग्राफ है 0 टू इन्फिनिटी पे 1 है, यू एन माइनस वन का ग्राफ है 1 से इन्फिनिटी। तो देखिए 1 पे भी 1 है, 1 पे भी 1 है, तो इन दोनों को डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पे 0 हो जाएगा। 2 पे भी 1 है, 2 पे भी 1 है, 0 हो जाएगा। 3 पे भी 1 है, 3 पे भी 1 है, 0 हो जाएगा। 4 पे, मतलब कि 1 या 1 के बाद सारा वैल्यू 0 हो जाएगा यू एन माइनस वन में। लेकिन 0 पे, इसमें यू एन में 0 पे वैल्यू है 1, यू एन माइनस वन में 0 पे वैल्यू है 0, तो यू एन माइनस वन होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1। और इससे लेस के लिए, तो -1 यहाँ पे, -1 पे यहाँ पे भी 0 था, -1 पे यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक है। तो -1 पे 0 होगा, 1 पे 0 पे 1 होगा, 1 पे 0 होगा, 2 पे 0 होगा, 3 पे 0 होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि यू एन माइनस वन का ग्राफ में केवल 0 पे एक एम्पलीट्यूड आएगा, वो भी यूनिट का, ठीक है। ऐसे ही हम कहें कि ये यू एन है। अब हम यू एन माइनस टू प्लॉट करें तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसको हम 2 यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो 0 पे था अब वो 2 पे होगा। इधर तो सारा 0 था, तो ये शिफ्ट होके 0 पे भी 0 हो जाएगा, 1 पे भी 0 हो जाएगा। लेकिन जो 0 पे था यू एन माइनस टू है, तो राइट शिफ्ट होगा। तो 0 पे 0 वाले को 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो ये 0 1 2 पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जो 0 पे था वो 0 से शिफ्ट होकर 1 पे चला गया, ठीक है। ठीक है, जो -2 पे था वो 0 था, -2 पे यहाँ पे भी 0 था, वो शिफ्ट होके 0 पे आ गया, तो 0 हो गया। जो -1 पे था, -1 पे यहाँ पे भी 0 था, तो -1 पे जो शिफ्ट हो गया 1 पे जो शिफ्ट होके गया, -1 पे 0, तो वो शिफ्ट होके 1 पे 0 हो गया। मतलब कि 1 या इससे पहले तक ये 0 होगा, 2 पे 1 होगा, टू पे 1 होगा, 3 पे 1 होगा, 4 पे 1 होगा, इस तरीके से चलता जाएगा। अब मैं कहूँ कि यू एन माइनस टू करना है, मतलब कि इसमें और इसको माइनस करना है। तो देखिए इसमें 2 के पहले सारा 0 है, 2 के पहले सारा 0 है, तो जो 2 के पहले सारा 0 है, तो जो यू एन में 2 के पहले है सारा का सारा आ जाएगा। 2 पे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 3 पे भी 1 है, 3 पे भी, तो मतलब 2 3 4 2 या 2 के बाद सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो 1 2 3 4 5, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, 5 पे 0, 1 पे क्या होगा, 1 पे देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 पे क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे 0 पे कितना है, 0, यहाँ पे 0 पे कितना है, 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 0 पे, और इधर -1 पे भी 0, -1 पे भी 0, इसका मतलब कि 0 0। तो यू
n-2 का ग्राफ कैसा होगा, 0 और 1 पे 2 सैंपल मिलेंगे 1 यूनिट का। ठीक है, अच्छा बस एक इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, इसके बाद हर जगह सॉरी कैमरा थोड़ा इधर हो गया। ठीक है, तो 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, बाकी जगह 0 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, un प्लस, देखिए un होता तो 1 0 या 0 से बाद पे सारे पे 1 होता, सारे पे 1 होता, लेकिन यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था। यदि केवल un होता तो यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक और un को शिफ्ट करके चीज़ें ऐड हुई हैं। इसका मतलब कि un-1 पे एक सिग्नल स्टार्ट हुआ है, ये वाला शिफ्टेड, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, un-1 n=1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, un 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और इसमें +1 ऐड कर दिए तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब लेकिन इसके बाद क्या है, 0 है, इसके बाद क्या है, 0 है, तो इसमें हम un -2 un-2 इसको लिख सकते हैं क्या, un होता तो 0 पे 1, 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, सब पे 1 होता, लेकिन un हम यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है, इस वजह से हम प्लस कर दिए un-1 un-1 स्टार्ट होगा 1 से, 1 पे वैल्यू 1 होगा, तो ऐड करने के बाद कहाँ पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। इसका मतलब कि इन दोनों, यदि ये दोनों केवल होते हैं तो यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 2 होता, इसके बाद सारा 2 होता, इसके बाद सारा 2 होता, लेकिन इसके बाद तो नहीं है ना। इसका मतलब कि यहाँ से कोई एक सिग्नल हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से 2 यूनिट का सिग्नल हम माइनस करेंगे, तो ये देखिए 2 यूनिट का सिग्नल जो कि स्टार्ट है n=-2 से, n=2 से, n=2 से, तो इस सिग्नल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो वही चीज़ हमने लिखा यहाँ पे fn, तो fn को इस, यदि केवल एक इम्पल्स है तो इसको हम un-1 लिख सकते हैं, क्योंकि un 0 से इन्फिनिटी तक जाता, और un-1 1 से इन्फिनिटी तक जाता। तो जब un जो कि 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा था, उसमें से माइनस कर दिए un-1 जो कि 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो क्या बचेगा, केवल एक 0 पे ही तो एक सैंपल बचेगा। तो ये हमारा fn=un-1 हो गया। इसको हम डेल n भी बोलते हैं, इम्पल्स, ये डिस्क्रीट का इम्पल्स हो गया। ठीक है, ठीक ऐसे ही 0, 1, 2 पे एक 1 यूनिट का एम्पलीट्यूड है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, un-un-3। कैसे, un है तो वो 0 से
इन्फिनिटी तक जाएगा, और यू एन माइनस थ्री है तो ये 3 से इन्फिनिटी तक जाएगा। और जब यू एन माइनस थ्री करेंगे तो केवल सैंपल कहाँ कहाँ का बचेगा, 3 और 3 के बाद का तो सारा सैंपल 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 0 1 2 पे बचेगा केवल 1 यूनिट का। इसको हम एफ एन को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, समझिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार समझ सकते हैं समझिए। एक बार समझ लेंगे उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। देखिए, हमने कहा कि ये हम un के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो यहाँ से जो सिग्नल स्टार्ट होगा -3 से, वो सिग्नल होगा un+3। un+3 एम्पलीट्यूड 1 है, इसलिए यहाँ पे un+3 के पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो ये un+3 का मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट स्टेप सिग्नल है डिस्क्रीट में, जो कि -3 से स्टार्ट है, माइनस यहाँ पे -1 या यहाँ पे -1, इन्फिनिटी तक -1। लेकिन जैसे ही हमने -2 पे आया, यहाँ पे 1 की बजाय 2 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे एक सिग्नल ऐड हुआ है जो कि यूनिट स्टेप हो सकता है, होगा, जो कि यूनिट स्टेप होगा और उसका एम्पलीट्यूड 1 होगा, क्योंकि ये un+3 जो था उसका एम्पलीट्यूड तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड अब क्या है, 2 है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई सिग्नल ऐड हुआ है, उसका भी एम्पलीट्यूड 1 होगा। तो हम एक यूनिट स्टेप सिग्नल n = -2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि ऐड करेंगे, तब जाके एम्पलीट्यूड 1 n 1 2 होगा ना। तो यहाँ पे +un+2 ऐड कर दिए, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो गया 2। फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए था, क्योंकि इसका सिग्नल, इसका 1 यहाँ पे 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 हो गया। इसका मतलब कि एक सिग्नल यहाँ पे और ऐड हुआ है, वो भी यूनिट इम्पल्स का। तो un+1 -1 से स्टार्ट होगा, 1 इम्पल्स का। इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 है। इसका मतलब कि 1 एम्पलीट्यूड का un+1 यहाँ से भी स्टार्ट होगा, तो इसको हमने ऐड कर दिया। फिर यहाँ से 3 से 4 हो गया एम्पलीट्यूड, इसका मतलब कि यहाँ पे un फिर से ऐड हुआ, 4 से 5 हो गया, इसका मतलब कि un-1 फिर से ऐड हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हो गया, अचानक से 0 हो गया। इसका मतलब कि इसके बाद 5 एम्पलीट्यूड का, 2 से स्टार्ट होने वाला 5 एम्पलीट्यूड का यूनिट स्टेप सिग्नल माइनस करेंगे तभी तो ये इसके बाद नहीं है। इसका मतलब कि माइनस हुआ है कुछ सिग्नल, फिर 0 हो गया। इसका मतलब कि 5 एम्पलीट्यूड का un-2 को हमने ऐड कर दिया, या फिर यूँ कहें कि 5 यूनिट का इम्पल्स n = 2 से स्टार्ट होने वाला है, उसको हमने माइनस कर दिया। तो इस सिग्नल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस सिग्नल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस सिग्नल को इस ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, आसान है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको प्रॉब्लम हो सकता है, बट एक टाइम समझना है, उसके बाद आसान हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स रिस्पॉन्स, del n = 1 when n = 0 and 0 when n is not equal to 0। जबकि हम पढ़े हैं कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में जो इम्पल्स सिग्नल था del t = infinity at t = 0 and 0 when t not equal to 0। तो 0 पे एक इम्पल्स था del t। ठीक वैसे ही इसका डेफिनेशन बिल्कुल ही चेंज है। 0 पे इसका एम्पलीट्यूड 1 है, जबकि यहाँ पे हम बोलते थे कि 0 पे एक हाई एम्पलीट्यूड का है। हाई एम्पलीट्यूड को हम इनफाइनाइट बोल देते थे, टेंस टू इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे डेल एन में क्या है, 0 पे एक 1 यूनिट का सैंपल होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस टाइम में हम डेल टी को बोले थे कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल होगा, और यूनिट स्टेप सिग्नल को जब ये डिफरेंशिएशन करने के बाद ये मिल रहा है, तो ये इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस होगा। तो ut = इंटीग्रेशन ऑफ -∞ से t del t।
ठीक इसी तर्ज पे हम डिस्क्रीट में जब जाएंगे तो देखिए डेल टी को हमने डेल एन से रिप्रेजेंट किया डिस्क्रीट में, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ यू टी हो रहा था। तो जब डिस्क्रीट में जाते हैं तो डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डेल एन इज इक्वल टू यू एन माइनस वन होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन था। ठीक है, यू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से टी डेल टी था इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा डिस्क्रीट में, समेशन होगा। तो यू एन को हम रिप्रेजेंट करेंगे समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेल एन माइनस के। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये डेल ऑफ 0 आएगा प्लस डेल ऑफ 1 आएगा, सॉरी डेल ऑफ एन माइनस 0 आएगा, डेल ऑफ एन माइनस 1 आएगा, प्लस डेल ऑफ एन माइनस 2 आएगा, प्लस डेल ऑफ एन माइनस 3 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो जब इसको हम ओपन देखिए डेल एन माइनस 0 मतलब कि डेल एन मतलब कि 0 पे एक सैंपल, उसी का जो शिफ्टेड वर्जन है डेल एन माइनस 1 मतलब कि एक यूनिट शिफ्ट होके चला जाएगा 1 पे। तो कहने का मतलब कि 0 पे एक सैंपल, 1 पे एक सैंपल, एन माइनस 2 मतलब इसी का सैंपल शिफ्ट होकर 2 पे गया है, एन माइनस 3 डेल एन माइनस 3 का मतलब कि ये 0 से शिफ्ट होकर 3 पे चला गया है, सबका एडिशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 पे एक इम्पल 1 यूनिट का सैंपल, 1 पे 1 यूनिट का एक सैंपल, 2 पे एक, तो ये दिस इज नथिंग बट ए यूनिट स्टेप सिग्नल इन डिस्क्रीट डोमेन। यही था ना, यू एन इज इक्वल टू 1 when n is greater than or equal to 0 and 0 when n is less than 0, 0 1 2 3 अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी तक एम्पलीट्यूड 1 होगा। तो इसी को एक्सपेंड करके आप इसको समझ सकते हैं। और डिस्क्रीट में सिमिलरली यू टी इज इक्वल टू होता था डिफरेंशिएशन ऑफ आर टी रैम्प फंक्शन, वैसे ही इसमें हो जाएगा यू एन इज इक्वल टू आर एन माइनस आर एन माइनस 1। ठीक है, ये लास्ट है। ये क्वेश्चन करते हैं। तो एफ एन इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 पे सैंपल वैल्यू दिया है 1, 1 पे 2, 2 पे -2, -1 पे 1, -2 पे 2। ये हमारा एक एफ ऑफ एन है। -2, -1, 0, 1, 2 पे डिफाइंड है, बाकी जगह मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जगह ज़ीरो वैल्यू है, सैंपल वैल्यू ज़ीरो होगा। जैसे ये 2 के बाद 3 है नहीं, लेकिन इसका मतलब हो गया कि 3 पे वैल्यू ज़ीरो होगा, 4, 5, 6 उसके आगे ज़ीरो वैल्यू होगा। -3 पे दिया नहीं है, इसका मतलब -3 पे ज़ीरो होगा, उसके आगे ज़ीरो होगा। तो एफ एन दिया है डिस्क्रीट में, हमें क्या फाइंड करना है, एफ एन माइनस 3, एफ 2n स्केलिंग, ये हो गया शिफ्टिंग टाइम शिफ्टिंग, ये हो गया टाइम स्केलिंग, ये भी टाइम स्केलिंग। तो टाइम शिफ्टिंग तो बहुत आसान है ना, एफ ऑफ एन माइनस 3 फाइंड करना है। एन माइनस 3 का मतलब हो गया कि डिले का मतलब कि हमें राइट साइड शिफ्ट करना है बाई यूनिट 3। तो -2 पे जो सिग्नल आ रहा था उसको 3 यूनिट खिसकाएंगे राइट साइड, तो ये चला जाएगा 1 पे, और जो 2 पे था 3 यूनिट खिसकाने पे ये 5 पे चला जाएगा। तो सेम सिग्नल को स्लाइड करके 3 यूनिट कर देना है। या फिर जैसे हमने बताया था कि n माइनस 3 है तो n माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दो, n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो हर एक में 3 जोड़ दो। -2 में 3 जोड़ो 1, ये वाला सैंपल 1 पे आ गया। -1 में 3 जोड़ो, कहाँ पे जाएगा 2 पे ये वाला सैंपल आ गया। 0 में 3 जोड़ो, ये 0 पे जो सैंपल है 1, ये कहाँ पे चला जाएगा 3 पे। 1 में 3 जोड़ो, कितना आ जाएगा 4 पे ये सैंपल वैल्यू 2 था, तो ये 4 पे 2 हो जाएगा। ऐसे ही 2 में 3 जोड़ो तो कहाँ पे जाएगा 5 पे, सैंपल वैल्यू कितना था 2 पे -2, तो 5 पे -2। अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 2n। तो हमने बोला था कि एफ ऑफ n पता है, एफ ऑफ 2n फाइंड करना है। तो हर एक टाइम इंस्टेंट को डिवाइड करो बाय यूनिट 2। जैसे ये -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इन्हीं पे सैंपल है ना,
बाकी जगह तो सैंपल ज़ीरो है, बाकी जगह हम कंसंट्रेट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे सैंपल वैल्यू ही ज़ीरो है। वहाँ पे भी डिवाइड करेंगे भी तो ज़ीरो को डिवाइड करेंगे 2 से तो ज़ीरो आना है। करने का मतलब वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे सैंपल वैल्यू है। तो -2 और 2 के बीच में है। तो f(2n) फाइंड करने के लिए हर एक टाइम इंस्टेंट को हम डिवाइड करेंगे बाय यूनिट 2। तो -2 को करेंगे अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे बताना भूल गए, ये जो डिस्क्रीट टाइम, जो कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम हम करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा इंटीजर होगा। जो Rn है, जो n की वैल्यू है, वो हमेशा इंटीजर ही होगी, फ्रैक्शनल डेसिमल ये सब नहीं होगा। हम ये तो सैंपल है ना, जीरोथ सैंपल, पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आधा सैंपल या फिर 2.5 सैंपल, ऐसा नहीं हो सकता ना। या तो पहला सैंपल होगा या दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप से होगा। तो ये हमेशा इंटीजर होगा, n की वैल्यू इंटीजर होगी। तो ये जो क्वेश्चन है, जो f(n) है, हम f(2n) को फाइंड करेंगे। f(2n) को फाइंड करेंगे तो -2 को डिवाइड करेंगे 2 से, कहाँ कितना आएगा -1, -1 को डिवाइड करेंगे 2 से, -0.5, -0.5 क्या है, इंटीजर नहीं है, समझिए। यहाँ पे -2 को डिवाइड किए 2 से तो -1 आया जो कि इंटीजर है, -1 को डिवाइड किए 2 से, -0.5 आ गया जो कि इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आगे हम देखेंगे। 0 को डिवाइड किए 2 से तो आ गया 0 जो कि इंटीजर है। 1 को डिवाइड किए 2 से, 0.5 जो कि इंटीजर नहीं है। 2 को डिवाइड किए 2 से तो हो गया 1 जो कि इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमें f(2n) फाइंड करना है तो हमने 2 से डिवाइड किया तो -1, 0.5, 0, 0.5, माइनस यहाँ पे था 0.5, 1। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी f(2n) में, यहाँ पे तो -0.5 इंटीजर नहीं है, जबकि ये इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सैंपल है ये इंटीजर पे नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, केवल ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। इसका मतलब कि इस वाले सैंपल को हम रिटेन करेंगे, इस वाले सैंपल को हम रिटेन करेंगे, इस वाले सैंपल को हम रिटेन करेंगे, बट ये वाला सैंपल हम इसको 0.5 सैंपल नहीं बोलेंगे ना। या तो ये 0 सैंपल है, फर्स्ट सैंपल है, इसके बाद सेकंड सैंपल होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में 0.5 सैंपल का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसे ही इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो ये -1 पे कितना सैंपल दे देगा, 2, 0 पे 0 पे वैल्यू कितना था, 1 था ना, तो 0 पे 1, 1 पे -2, तो ये हो गया 2, 1 एंड -2। तो ये f(2n) का ग्राफ हो गया। इसका मतलब कि जब हम f(2n) करेंगे तो जो इंटीजर नहीं होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो -1, 0, 1 पे वैल्यू 2, 1 एंड -2 है, इसके बाद 0, 0, 0 एंड -1 के पहले 0, 0। ठीक ऐसे ही हमें f(n)/2 फाइंड करना है। तो f(n)/2, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। इसका मतलब कि हर एक टाइम इंस्टेंट को हम क्या करेंगे, हर एक टाइम इंस्टेंट को क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे। -2 है, 1/2 से डिवाइड किए कितना आया, -4, -1 को डिवाइड किए 1/2 से कितना आया, -2, 0 को डिवाइड किए 0, 1 को किए 1/2 से 2, 2 को डिवाइड किए 1/2 से 4। इसका मतलब जो n की वैल्यू आई, -4, -2, 0, 2, 4, सो ये सभी इंटीजर हैं, ये सभी इंटीजर हैं। इसका मतलब कि इसको भी हम रिटर्न करेंगे, इसको भी रिटर्न करेंगे,
इसको भी रिटर्न करेंगे, इसको भी रिटर्न करेंगे, इसको भी रिटर्न करेंगे, इसको भी रिटर्न करेंगे। किसी को डिस्कार्ड नहीं करना है, किसी को डिस्कार्ड नहीं करना है। लेकिन सैंपल -4 पे कितना आया, 2 आया, फिर -2 पे 1 आया, -2 पे 1 आया, ठीक है। -2 पे 1 आया एंड 0 पे 1 आया, 0 पे 1 आया, और 2 पे 2 आया, 2 पे 2 आया, 4 पे -2 आया। तो ये हो गया हमारा 2 1 1 2 -2। लेकिन देखिए -4 और -2 के बीच में एक इंटीजर -3 भी तो है। तो इसका मतलब कि जब हमने इसकी शिफ्टिंग की f(n) से f(n/2) पे, तो एक बीच में सैंपल खाली आ गया। खाली मतलब इन सैंपल्स पे तो वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे वैल्यू हम 0 कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी हम 0 कंसीडर करेंगे। क्या है कि जहाँ पे वैल्यू कुछ है ही नहीं वहाँ पे 0 है, ठीक है। कुछ वैल्यू होती तो हम उसको कंसीडर करते ना। इसके बाद 4 के बाद 5 पे भी 0 होगा और उसके बाद भी 0 होगा, और ये -5 पे भी 0 होगा और उसके बाद भी 0 होगा। तो -5 के इधर की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू 5 के इधर की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन -4 और 4 के बीच में जो -3 -1 1 3 है, इनकी वैल्यू को 0 हम कंसीडर करेंगे। कैसे? जैसे हम इसको लिख सकते हैं f(n/2) को लिख सकते हैं, ये वैल्यू 2 होगा, कॉमा 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 4, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर -2 होगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 0 कहाँ पे है? 0 है ये, मतलब कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जो है 1, ठीक है। ये है हमारा, ये हम एरो लगा दिए, एरो लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ? एरो लगा दिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन पे है, जो n इक्वल टू 0 पे है। n इक्वल टू 0 पे वैल्यू हो गया 1, ठीक। अब इतने से ही हम मीनिंग निकाल लेंगे कि ये n इक्वल टू 0 है, तो ये n इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 3 होगा, n इक्वल टू 4 होगा। n इक्वल टू 4 पे वैल्यू कितनी है? -2। अब यहाँ पे देख लीजिए, n इक्वल टू 4 पे वैल्यू है -2। अब यहाँ पे ये n इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि ये n इक्वल टू -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है। n इक्वल टू -4 पे वैल्यू कितनी है? 2। अब यहाँ पे अब देख लीजिए, n इक्वल टू -4 पे वैल्यू है 2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो बीच में वैल्यूज़ नहीं है उसको हम 0 कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बीच के इंटीजर के इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे हम डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि वो बाहर के रेंज के थे। इसके बाहर के रेंज को भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसके बाहर के रेंज को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतने से ही हम मीनिंग बता सकते हैं कि n इक्वल टू 0 पे 1 है, 1 पे 0 है, 2 पे 2 है, 3 पे 0 है, 4 पे -2 है, एंड 5 6 7 पे 0 है, इसके बाद 0 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड आज का असाइनमेंट है ठीक है। तो आज का असाइनमेंट है असाइनमेंट 2 के नाम से, इसको प्लॉट करना है, इसको प्लॉट करना है, एंड 3 4 5 एंड 6 ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।